लाल घाट का प्रेत। अनिल चौधरी शुरू से ही एडवेंचर पसंद था। सच तो ये है कि एडवेंचर प्रिय तबीयत उसे विरासत में मिली थी। उसके पिता बलराम चौधरी पुराने सरकारी ऑफिस में थे और बाद में उनकी मौत भी अपनी एडवेंचर पसंदगी की वजह से एक हादसे में हुई थी। अनिल अपने भाइयों में सबसे छोटा था, इसीलिए बलराम चौधरी उसे बहुत प्यार करते थे। अनिल की उम्र 8-9 साल की ही थी कि उसकी मां स्वर्ग सिधार गई थी। अनिल के दूसरे भाई बहन चूंकि तब तक अपने घर बार वाले हो चुके थे, इसीलिए उसकी जिंदगी के 13-14 साल पिता के साय में ही गुजरे थे। बलराम चौधरी की इच्छा थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, लेकिन अनिल चौधरी को पढ़ाई लिखाई का शौक ही नहीं था। इसीलिए बीए करने के बाद उसने अपने पिता से साफ साफ कह दिया था कि अब आगे पढ़ना उसके बस की बात नहीं है। बलराम चौधरी कई दिनों तक अनिल को समझाते बुझाते रहे थे, फिर खामोश हो गए थे। बीए करने के बाद 1 साल तक अनिल अपने पापा के साथ घूमता फिरता रहा। खाने पीने और आराम करके सेहत बनाने के अलावा उसे कोई काम नहीं था। चौधरी साहब ने जब देखा कि अनिल की उम्र यूं ही जा रही है, तो उन्होंने अनिल को नौकरी करने का मशवरा दिया। अनिल की खामोशी को उन्होंने रजामंदी समझा और अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करके उन्होंने अनिल को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लगवा दिया। चौधरी साहब को शेर और चीतों के शिकार का शौक जुनून की हद तक था। उन दिनों शिकार पर पाबंदी नहीं थी। अनिल भी अक्सर उनके साथ जाया करता था। इसीलिए कम उम्र में ही वो जंगलों के बहुत से रहस्यों और कायदे कानूनों से वाकिफ हो गया था। इन अनुभवों से उसे हकीकी जीवन में क्या फायदे पहुंचे, ये समय समय पर हम जानेंगे। क्योंकि उसकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा पापा के साथ गुजरा था, इसीलिए उसने ना तो कभी घरेलू कामों में दिलचस्पी ली, ना ही कभी पुश्तैनी जायदाद की ही फिक्र की थी। पहली बार अनिल को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब बलराम चौधरी एक अभियान में जाते हुए दुर्गम रास्ते पर हादसे का शिकार हो गए। तब अनिल के बड़े भाइयों को जायदाद के बंटवारे का ख्याल आया था। अनिल चूंकि शुरू से अपने भाइयों से जुदा जुदा सा रहा था, इसीलिए वो उनकी तबीयतों के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं जानता था। इसीलिए जब जायदाद का बंटवारा हुआ तो उसके बड़े भाइयों और भाभियों ने दिल खोल कर उसके हक पर डाका डाला। नकद रकम जो कुछ भी थी, वो पहले ही हड़प कर चुके थे। अचल संपत्ति का बंटवारा भी कुछ इस तरह हुआ कि जितने भी अच्छी खासी जमीनें और इमारत थी, वो बड़े भाइयों ने अपने हिस्से में डाल ली थी। अनिल को उन्होंने एक ऐसा मकान दिया था जो एक अरसे से मरम्मत को तरस रहा था। जब अनिल ने अपने अधिकारों की इस खुली लूट का विरोध किया, तो उसके बड़े भाइयों ने, जो उसके पापा के जीवन में बड़ा प्यार जताते रहते थे, आग बबूला हो गए। उन्होंने साफ साफ कह दिया, जायदाद का बंटवारा हमने जैसा उचित समझा कर दिया। अगर तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हारा हक मारा है, तो बड़े शौक से जाकर अदालत का दरवाजा खटखटाओ, मुकदमा चलाओ। वक्त आने पर हम लोग अपना भी बचाव कर लेंगे। भाइयों का वो रूखा सूखा जवाब सुनकर अनिल का खून खौल उठा था। उसका जी तो चाहा था कि उन्हें इस बेईमानी रूखेपन का मजा चखा दे, लेकिन फिर ये सोचकर कि अभी बाप की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई है, पापा की आत्मा को कष्ट होगा, वो दांत पीस कर खामोश रह गया था। उसके खामोश रह जाने की एक वजह यह भी थी कि उसका सबसे बड़ा भाई पुलिस का एक बड़ा अफसर था और उसने अनिल को धमकी भी दी थी कि अगर उसने ज्यादा चूं चपड़ की तो वो उसे किसी झूठे केस में फंसाकर अंदर करवा देगा। अनिल चूंकि उस वक्त खुद को असहाय महसूस कर रहा था, इसीलिए खून का घूंट पीकर वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया था। लेकिन दिल ही दिल में उसने प्रण ले लिया था कि वक्त आने पर वो कम से कम अपने बड़े भाई को जरूर सबक सिखाएगा। फिर छुट्टी पर आकर उसने अपने हिस्से में आने वाला टूटा फूटा मकान पौने पौने में बेचकर रकम बैंक में डाली थी और अपना पूरा ध्यान नौकरी पर लगा दिया था। अनिल के बड़े अफसर अनिल की कार्यकुशलता और सादा मिजाज से बहुत खुश थे। इसीलिए 1 साल बाद ही उसे प्रमोशन देकर फॉरेस्ट ऑफिसर बना दिया गया था। इसके कुछ दिनों बाद ही उसका ट्रांसफर नैनीताल कर दिया गया था। कश्मीर को अगर हिंदुस्तान की धरती पर जन्नत कहा जाता है, तो नैनीताल भी प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से कुछ कम नहीं है। वहीं उसे एक चेक पोस्ट का इंचार्ज बनाकर भेजा गया था।
गर्मियां शुरू होते ही यहाँ बड़े बड़े लोगों के काफिले धूमधाम से आने शुरू हो जाते हैं। मध्य मार्च से लेकर जुलाई तक ये क्षेत्र लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। अनिल चौधरी को नैनीताल के फॉरेस्ट रेंजर के पद का नियुक्ति पत्र प्राप्त करके जो खुशी हुई थी, वो ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रह सकी थी। इसकी एक वजह ये थी कि अनिल हंगामा पसंद नहीं था। दूसरी वजह जो उसके लिए मुसीबत की वजह बनी थी, वो ये थी कि नैनीताल में तफरीह के लिए आने वाले ऑफिसर और बिजनेसमैन जिधर सींग समाते थे, उधर बंदूकें उठाए शिकार के लिए चल पड़ते थे। अनिल को आए दिन उनसे उलझना पड़ता था। इन जंगलों में परमिट के बगैर शिकार खेलना गैर कानूनी था और ऊपर से आए दिन इस बारे में बड़े सख्त ऑर्डर आते रहते थे। अपनी ड्यूटी का चार्ज संभाले अभी अनिल को 2 माह भी नहीं बीते थे कि एक दिन वो कर्तव्य पालन करते हुए एक शिकारी से उलझ गया था। उस शिकारी ने अनिल के मना करने के बावजूद एक हिरण पर गोली दाग दी थी। शिकारी का निशाना अगर चूक जाता तब भी बात रफा दफा हो जाती, लेकिन हिरण चूंकि मर चुका था, इसीलिए अनिल ने गुस्से में जो उसके जी में आया शिकारी को कह डाला था। इस बात का पता उसे 3 दिन बाद चला था कि जिस शिकारी को उसने डांटा फटकारा था, वो नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर का साला था। साले ने अपने बहनोई के पास जाकर अनिल की उल्टी सीधी शिकायतें जड़ दी थी। उसकी शिकायत पर अनिल को नैनीताल से हटाकर लालपुर के लालघाट इलाके का फॉरेस्ट ऑफिसर बनाकर भेजे जाने का फरमान जारी कर दिया गया था। जब बिना वजह अनिल पर यह मुसीबत टूटी थी, तो उसे गुस्सा आ गया था। इसीलिए चार्ज देने से पहले अनिल ने 2 दिन की छुट्टी ली थी और सीधा अपने हेडक्वार्टर चला गया था। हेडक्वार्टर में अनिल चौधरी अपने एक बड़े ऑफिसर से मिला। वो ऑफिसर मुस्लिम था, लेकिन बलराम चौधरी से दोस्ती की वजह से हमेशा अनिल का बहुत ख्याल रखता था। उसकी सिफारिश पर अनिल की प्रमोशन भी हुई थी। जब अनिल उससे मिला तो पहले वो बड़े ठंडे दिल से अनिल की शिकायत सुनता रहा, फिर बड़े स्नेह से अनिल को समझाते हुए बोला था, अनिल बेटे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन मामला चूंकि गांगुली साहब का यानी डिप्टी कमिश्नर का है, इसीलिए हमें उसकी शिकायत पर एक्शन लेना पड़ेगा। हम मजबूर हैं। लेकिन सर, मैंने जो कुछ किया कानून की रक्षा के लिए किया। सबको मालूम है कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन आईएएस अफसरों को नाराज करना हमारे बस की बात नहीं है। हम सब ने यहीं रहना है। अपने ऑफिसर की बात सुनकर अनिल चौधरी को गुस्सा भी आया और ताज्जुब भी हुआ, लेकिन असलम रजोई साहब चूंकि पापा के दोस्त रहे थे, इसीलिए वो होठ चबाकर खामोश रह गया। असलम ने भी अनिल के चेहरे से शायद उसकी कैफियत का अंदाजा लगा लिया था। वो बड़े प्यार से उसे समझाते हुए बोले, अनिल कुमार, हालांकि तुम्हारे तबादले के ऑर्डर जारी करते हुए मुझे अफसोस हुआ था, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम लाल घाट पहुंचकर बहुत खुश होोगे। इस इलाके में तुम्हें मुहिम जई के बेशुमार मौके मिलेंगे। असलम रजोई के समझाने बुझाने से अनिल चौधरी की झल्लाहट कुछ कम हो गई। दूसरे दिन अनिल ने नैनीताल जाकर नए फॉरेस्ट ऑफिसर त्रिवेदी को चार्ज दिया और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने पुश्तैनी शहर लौट आया। यहाँ 5 दिन गुजारकर उसने लाल घाट जाकर वहां के फॉरेस्ट ऑफिसर से चार्ज लेना था। लालपुर का लाल घाट अपने भूगोल के हिसाब से मध्य प्रदेश के तराई में स्थित था। हालांकि ये जगह अनिल ने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन उसने विभाग के दूसरे लोगों से इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। फॉरेस्ट ऑफिसरों की एक बड़ी तादाद उस इलाके में नियुक्ति के ख्याल से ही सहम जाती थी, जैसे बकरी शेर को देखकर। 2-4 ऑफिसर जो पहले लाल घाट में तैनात रह चुके थे, उनका कहना था कि उस इलाके पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है, जो अपने कामों में किसी का दखल पसंद नहीं करती। अगर कोई दिलेर आदमी उसकी राह का रोड़ा बनता है, तो कुछ ही दिनों में रहस्यमय तरीके से मारा जाता है या फिर अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। लाल घाट के बारे में यूं तो बेशुमार रहस्यमय और हैरत अंगेज दंत कथाएं मशहूर थीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित थी, वो एक पुजारी भैरव दास के बारे में थी। भैरव दास की मौत के बाद उसकी वसीयत के आधार पर उसका दाह संस्कार करने वाला उसका नश्वर शरीर चंदन के ताबूत में बंद करके उस इलाके के सबसे प्राचीन और सबसे बड़े मंदिर लाल मंदिर के तहखाने में रखवा दिया गया था।
एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने, जो लाल घाट क्षेत्र में तैनात रहा था, उसने वहां से तबादले के बाद एक खौफनाक रहस्योद्घाटन किया था। उसके रहस्योद्घाटन के बाद भैरवदास की शख्सियत न सिर्फ और ज्यादा रहस्यमयी हो गई थी, बल्कि दूर दूर के इलाकों तक उसकी शोहरत पहुंच गई थी। भैरवदास के हजारों भक्त पैदा हो गए थे। वो दूर दूर से आते थे और लाल मंदिर में भजन गाकर वापस लौट जाते थे। फॉरेस्ट ऑफिसर का बयान था कि भैरवदास की मौत के 3 महीने बाद भी जब उसने भैरवदास की लाश देखी थी, तो वो गलने सड़ने के बजाय अपनी असल हालत में थी। ताज्जुब की बात यह थी कि भैरव की लाश पर कोई मसाला भी नहीं लगाया गया था, जो लंबी मुद्दत तक लाशों को सुरक्षित रखने के लिए लगाया जाता है। पुराने मंदिर के नए पुजारी ने फॉरेस्ट ऑफिसर को बताया था कि भैरवदास मरने से पहले भी बहुत सी रहस्यमयी शक्तियों का स्वामी था। वो लाल घाट पर आने वाली हर तबाही की भविष्यवाणी बहुत पहले कर दिया करता था। नए पुजारी के अलावा इलाके के बहुत से लोगों ने पुष्टि की थी कि भैरवदास की कोई भी भविष्यवाणी कभी झूठी साबित नहीं हुई थी। खुद अपनी मौत के बारे में भी उस रहस्यमय पुजारी ने 10 दिन पहले घोषणा कर दी थी और यह निर्देश दिया था कि उसकी लाश का दाह संस्कार करने के बजाय उसे लाल मंदिर के तहखाने में रखवा दिया जाए, ताकि वो लाल घाट और लालपुर पर आने वाली मुसीबतों का मुकाबला अपनी शक्तियों से करता रहे। उसने लोगों को ये भी चेतावनी दी थी कि अगर उसकी लाश को जलाया गया तो लाल घाट और लालपुर के इलाके तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए स्थानीय लोगों ने उसकी वसीयत के मुताबिक उसे श्मशान घाट ले जाने के बजाय चंदन का एक ताबूत तैयार करवाया और उसमें उसकी लाश रखकर लाल मंदिर के तहखाने में रखवा दिया। इसी तरह की कई दास्तानें भैरवदास के बारे में लाल घाट के इलाके में कही सुनी जाती थी। लोगों की साझा राय थी कि अगर भैरवदास की लाश मंदिर के तहखाने में ना होती, तो वो प्रेतात्मा जो लाल घाट इलाके में निरंतर तबाही मचाती थी, पूरे इलाके को नेस्तो नाबूद कर देती। आम ख्याल ये भी था कि जब तक भैरवदास की लाश अपनी ताजा हालत में ठीक ठाक मंदिर में मौजूद रहेगी, पूरा इलाका सुरक्षित रहेगा। अपने पुश्तैनी शहर आने के बाद अनिल चौधरी ने 2-3 दिन के अंदर लाल घाट जाने के लिए अपना सफर का सामान ठीक किया। फिर विभाग के एक फॉरेस्ट ऑफिसर प्रकाश चंद्र से मुलाकात की, जो किसी जमाने में कुछ दिनों के लिए लाल घाट की चेक पोस्ट पर तैनात रह चुका था। वो अनिल को लाल घाट की चश्मदीद घटनाएं सुना सकता था। प्रकाश चंद्र से अनिल की ज्यादा जान पहचान नहीं थी, लेकिन जिस वक्त अनिल प्रकाश के घर पहुंचा और अपने आने का मकसद बताया, तो प्रकाश का चेहरा फक हो गया। उसके सुंदर, सुर्ख और सफेद चेहरे पर उस वक्त जो भाव उभरे थे, उनसे यही जाहिर होता था कि वो अनिल की बात को मजाक समझ रहा था। बाद में जब अनिल ने प्रकाश को अपने तबादले के कागजात दिखाए, तो उसे यकीन आ गया, लेकिन कुछ देर तक वो यूं खामोश रहा जैसे वो अपनी बिखरी हुई याददाश्त को जमा करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो जुमला उसने सबसे पहले कहा, वो अजीब सा ही था। अनिल चौधरी, क्या तुम किसी तरह अपने तबादले का ऑर्डर रद्द नहीं करवा सकते? क्या लाल घाट का इलाका इतना ही खतरनाक और रहस्यमय है जितना कि उसके बारे में बातें मशहूर हैं? अनिल ने बड़ी लापरवाही से मुस्कुराते हुए पूछा। प्रकाश ने ऐसी निगाहों से अनिल को घूरा जैसे उसे अनिल की दिमागी हालत पर शक हो रहा हो। मेरा ख्याल है कि तुम शायद उन बातों को मजाक समझ रहे हो जो लाल घाट के बारे में मशहूर हैं। प्रकाश के लहजे में उलझन थी। मैं उन्हीं बातों के बारे में जानकारी लेने के लिए आपके पास आया हूं, प्रकाश जी। प्रकाश की बातों ने अनिल की जिज्ञासा को और हवा दी। अनिल महसूस कर रहा था कि लाल घाट का नाम सुनते ही प्रकाश कुछ खौफजदा अंदाज में संजीदा हो गया था। बड़ी देर तक अनिल चौधरी प्रकाश से अनुरोध करता रहा और प्रकाश उसे टालने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब अनिल उसके पीछे ही पड़ गया, तो प्रकाश चंद्र अनिल को अपने लाल घाट के अनुभव बताने को तैयार हो गया। काफी देर तक अनिल को अपनी आंखों देखी बातें बताता रहा और अनिल चौधरी को बड़ी तन्मयता से एक एक शब्द सुनाता रहा। प्रकाश ने उसे जितनी बातें और जितनी घटनाएं बताईं,
उनमें से ज्यादातर अनिल ने पहले ही सुन रखी थी। सिर्फ एक अहम घटना जो अनिल के लिए ना सिर्फ नई थी बल्कि बहुत ताज्जुब भरी भी थी। प्रकाश के कहे अनुसार लाल मंदिर के तहखाने में जहां भैरव सिंह की लाश पड़ी हुई थी, वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ मंदिर का पुजारी ही हफ्ते में एक बार जाकर इसीलिए उसकी लाश पर निगाह डाल आता था कि कहीं गलने सड़ने के लक्षण तो नहीं पैदा हो गए थे। इलाके के बड़े ऑफिसर भी अगर भैरव सिंह की लाश देखना चाहते थे तो उन्हें पहले मंदिर के पुजारी की इजाजत लेनी पड़ती थी। पुजारी ऐसे मौकों पर ऑफिसर के साथ होता था। प्रकाश ने अनिल को जो घटना बताई वो एक साधु के बारे में थी जो लाल घाट के इलाके में नया नया आया था। साधु के साथ उसके दो चार चेले और भी थे जो सिर्फ लंगोटे बांधे रहते थे और पूरे शरीरों पर भभूत मले सारे इलाके में घूमते फिरते रहते थे। बड़े साधु महाराज की वाणी में कुछ ऐसा रस था कि लाल घाट के सैकड़ों लोग उसके श्रद्धालु श्रोता बनकर कथा वार्ता सुनने लगे थे। साधु के बारे में जो खास बात नोट की गई थी वो ये थी कि वो अन्न ग्रहण नहीं करता था बल्कि जंगली फलों और जड़ी बूटियों पर ही गुजारा करता था और बहुत स्वस्थ तथा लंबा चौड़ा नजर आता था। स्थानीय भक्तों ने उस साधु के लिए एक धर्मशाला में व्यवस्था करनी चाहिए तो साधु ने इनकार कर दिया था। दिन भर वो इधर उधर घूमता फिरता था और रात हुए बूढ़े बरगद के पेड़ तले जाकर बैठ जाता था। बरगद का ये पेड़ मरकट के पास 70-80 साल से खड़ा था। बरगद के नीचे बैठकर साधु रात भर मंत्र जाप करता था, इसीलिए उसके बारे में भी मशहूर हो गया था कि वो चमत्कारिक शक्तियों का स्वामी था। प्रकाश चंद्र के कहे अनुसार साधु करीब 1 माह तक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के नियमों का पालन करता रहा। फिर एक दिन अचानक उसने घोषणा कर दी कि लाल घाट के पुजारी भैरवदास के बारे में जो बातें मशहूर हैं वो सब बकवास हैं और ये कि वो बहुत जल्द भैरवदास के बारे में एक सनसनीखेज घोषणा करने वाला है, जिसके बाद भैरव सिंह का कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने आ जाएगा। साधु की घोषणा से लाल घाट और लालपुर में हर जगह खौफ और सनसनी की लहर दौड़ गई थी। जो लोग भैरवदास की शक्ति का विश्वास करते थे वो उस साधु को भला बुरा कहने लगे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो साधु का मौन समर्थन कर रहे थे। साधु की घोषणा की खबर पूरे लाल घाट में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। उसके बाद जो घटना घटी वो निहायत ही हैरत अंगेज थी। साधु ने लाल मंदिर के पुजारी से मिलकर प्रार्थना की थी और दावा किया था कि अगर उसे एक बार भैरवदास का शव देखने की इजाजत मिल जाए तो वो अपना दावा सच कर सकता था कि भैरवदास के बारे में जो कुछ मशहूर है वो सब झूठ है। पुजारी ने साधु को उसके इरादों से बाज रखने की पूरी कोशिश की थी, उसे समझाया बुझाया था, लेकिन साधु अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। तब पुजारी ने एक शर्त के साथ उसे इजाजत दे दी कि जिस वक्त साधु तहखाने में उतरेगा उस वक्त वहां स्थानीय पुजारियों और भक्तों की बड़ी तादाद मौजूद होगी, ताकि सबको पता चल सके कि जिंदा साधु और मृत भैरवदास में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है। साधु ने फौरन वो शर्त मान ली थी। अगले दिन सूरज ढलने के करीब 2 घंटे पहले निश्चित कार्यक्रम के अनुसार भक्तों और नागरिकों की भारी भीड़ प्राचीन लाल मंदिर के सामने मौजूद थी। शहर के समस्त पुजारियों का समूह भी उस तमाशे को देखने के लिए आ पहुंचा था। प्रकाश के अनुसार वो खुद भी उस भीड़ में एक मौन दर्शक की तरह मौजूद था। भजन कीर्तन और प्रार्थना के बाद सब लोगों की नजरें साधु पर जम गई, जो अपने चेलों के बीच सीना ताने बैठा हुआ था। उसके नंग धड़ंग शरीर पर लंबे लंबे काले बाल बड़े खौफनाक लग रहे थे। आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थी। प्रार्थना के बाद मंदिर के पुजारी के इशारे पर वो मुस्कुराता हुआ उठा और उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ा जो एक चबूतरे पर से गोलाई में घूमती हुई तहखाने के दरवाजे तक जाती थी। वहां काल भैरव की मूर्ति और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित थीं। लाल घाट के मृत पुजारी भैरवदास की, जिसके बारे में लोगों का ख्याल था कि वो मरा नहीं बल्कि अमर हो गया है, उसकी लाश को तहखाने में रखे हुए 1 साल से ऊपर हो गया था। इस अरसे में ये आगंतुक साधु वो पहला शख्स था जिसने भैरवदास की शक्तियों को ललकारने का साहस किया था।
इसीलिए उस साधु के कदम जैसे जैसे चबूतरे की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वहां मौजूद लोगों के दिलों की धड़कनें भी तेजी से बढ़ती जा रही थी। जो बड़ी शान से अकड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। सीढ़ियों के ऊपर वाले चबूतरे पर पहुंचकर साधु रुक गया। उसने पलटकर भीड़ पर नजर डाली। उसके होठों पर बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट फैली हुई थी और उसकी सख्त तथा खुरदुरी बुलंद आवाज गूंजी थी। भक्तजनों, मैं एक बार फिर दावा करता हूं कि लाल मंदिर के मृत पुजारी के बारे में जो तंत्र कथाएं मशहूर की गई हैं, वो सारी झूठी हैं। मनुष्य का भगवान की अपार शक्ति से कोई मुकाबला नहीं है। मैं समस्त देवी देवताओं की सौगंध लेकर कहता हूं कि अपने कहे को सच साबित करके दिखाऊंगा। लेकिन इससे मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं मृत पुजारी भैरवदास के शव का अपमान करना चाहता हूं। इतना कहकर साधु ने लोगों की भीड़ पर फिर एक नजर डाली। फिर वो धीरे धीरे घूमा था और सीढ़ियां उतरने लगा था। जैसे जैसे वो अगली सीढ़ी पर कदम रखता था, उसका निचला धड़ लोगों की नजरों से ओझल हो जाता था। फिर उस वक्त जबकि उसका सिर लोगों को साफ नजर आ रहा था, एक ऐसा दृश्य देखने में आया जिससे वहां मौजूद तमाम दर्शकों के चेहरे खौफ से पीले पड़ गए। कुछ औरतें तो चीख कर बेहोश हो गईं। तहखाने की सीढ़ियों पर से लोगों ने नीले रंग की एक बड़ी लपट निकलते देखी थी। उसके बाद साधु की दर्द भरी चीखें गूंजने लगी थी। सबसे पहले मंदिर का पुजारी अपनी जगह से उठा था। फिर तमाम पुजारी और गणमान्य लोग उठकर साधु की तरफ दौड़ पड़े थे। करीब पहुंचकर उन्होंने साधु को जिस हालत में देखा, उससे उनके बदन के रोंगटे खड़े हो गए। हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा साधु सीढ़ियों पर निर्जीव पड़ा हुआ था। उसका तमाम चेहरा और पूरा शरीर इस तरह विकृत हो चुका था कि त्वचा झुलस जाने की वजह से अंदर की चर्बी झांकने लगी थी। भक्तों और पुजारियों के चेहरे खुशी से चमक उठे। कुछ पंडों पुजारियों ने सुझाव दिया कि साधु की लाश को सजा के तौर पर नदी में डालकर मछलियों को चारे के रूप में पेश कर दिया जाए। लेकिन बहुत से लोगों ने यह सुझाव स्वीकार ना करते हुए ठुकरा दिया। साधु की लाश का दाह संस्कार ही किया गया। आज उसकी अस्थियां ही नदी में प्रवाहित की गईं। साधु के साथ भैरवदास की इस शक्ति के प्रदर्शन ने लोगों के दिलों पर ऐसा खौफ बिठा दिया था कि लोग दिन के वक्त भी तहखाने की सीढ़ियों की तरफ देखने की जरूरत नहीं करते थे। रात के वक्त की तो बात ही अलग थी। प्रकाश चंद्र क्योंकि इस घटना का चश्मदीद गवाह था, इसीलिए अनिल चौधरी ने जब उसकी जुबानी ये घटना सुनी तो सोच में पड़ गया। पढ़ा लिखा और मॉडर्न ख्यालों का होने की वजह से अनिल इन आस्थाओं पर यकीन नहीं रखता था और उन्हें अंधविश्वास कहा करता था। खुद उसके पापा बलराम चौधरी उसे नास्तिक कहा करते थे। अनिल चौधरी जादू टोने और भूत प्रेतों की कहानियों को अनपढ़ लोगों का वहम करार दिया करता था। फिर प्रकाश चंद्र ने उसे जो कुछ बताया था, वो न सिर्फ उसके लिए हैरत अंगेज था, बल्कि अविश्वसनीय भी था। इस घटना ने अनिल की जिज्ञासा को और भी भड़का दिया था। उसने दिल ही दिल में निश्चय कर लिया था कि लाल घाट जाकर वो सबसे पहले भैरवदास की लाश का रहस्य जानने की कोशिश करेगा। क्या सोच रहे हो अनिल चौधरी? प्रकाश ने अनिल को खामोश देखकर कहा। इस घटना को सुन लेने के बाद भी क्या तुम लाल घाट तबादले का फरमान रद्द करवाने की कोशिश नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं, अनिल मुस्कुरा कर बोला। फिर वो जाने के इरादे से उठने लगा तो प्रकाश चंद्र ने उसे रोकते हुए कहा, अनिल चौधरी, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूं, बशर्ते कि तुम इसका गलत मतलब ना लो। आप जो कुछ कहना चाहते हैं बेधड़क कह डालिए। मैं वादा करता हूं कि दिल में कोई गलत विचार नहीं लाऊंगा। प्रकाश चंद्र ने फौरन ही अनिल से कुछ नहीं कहा। कुछ क्षण वो यों अनिल के चेहरे पर घूरता रहा जैसे वो उसके विचार भांपने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो दबी जुबान से बोला, लाल घाट में मैंने किसी नास्तिक को बड़ी मुश्किल से ही फलते फूलते देखा है। क्या आप ये कहना चाहते हैं प्रकाश जी की भैरवदास अपनी सीमाओं में किसी नास्तिक के वजूद को पसंद नहीं करता? अनिल का लहजा कुछ ऐसा सर्द था कि प्रकाश चंद्र कुछ घबरा गया। वो बौखलाए हुए लहजे में बोला,
अनिल चौधरी, भगवान की कसम, मैंने तुम्हें डराने के लिए ये बात नहीं कही है। मैंने वहां जो कुछ देखा और महसूस किया था वही बताया है, सिर्फ तुम्हारे भले के लिए। अनिल को अपने सर्द लहजे पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वो नम्र स्वर में बोला, मुझे आपकी बातें बिल्कुल बुरी नहीं लगी प्रकाश जी। मैंने सिर्फ सरसरी तौर पर पूछा था। अगर तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ है तो मेरा एक और मशवरा मान लो। तबादला रुकवाने के मशवरे को छोड़कर मैं हर बात मान लूंगा आपकी चंद्र प्रकाश जी। मैं आपकी बहुत इज्जत करने लगा हूं, अनिल ने कहा। तो फिर लाल घाट जाने से पहले एक बार गोपाल दास पंडित से मिल लो, प्रकाश चंद्र ने बड़े हमदर्दी भरे लहजे में कहा। पंडित से मेरे बड़े अच्छे संबंध है, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं। मैंने आज तक उनकी भविष्यवाणी गलत होते नहीं सुनी। गोपाल पंडित के बारे में अनिल चौधरी ने अपने दूसरे दोस्तों से भी बहुत कुछ सुन रखा था। कभी उनके पास से कोई आदमी मायूस नहीं लौटा था। उनकी जुबान पर सरस्वती का वास समझा जाता था। जो कह देते थे सच निकलता था। दूर दूर से दुखी लोग उनके दर्शन करने आया करते थे और खुश होकर लौटते थे। उनके बारे में यह बात भी मशहूर थी कि उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है और उन्होंने पूरी उम्र पूजा पाठ और ज्ञान ध्यान में गुजारी है। जहां तक अनिल चौधरी की बात थी, उसे हस्तरेखा, फलित ज्योतिष, जन्म कुंडली या गंडे तावीजों में विश्वास नहीं था। लेकिन प्रकाश चंद्र ने उससे 3-4 बार आग्रह किया कि वो गोपाल पंडित से मिल ही ले, तो उसने अनमनेपन से ही उनसे मिलने का वादा कर लिया, ये सोचकर कि इसी बहाने जिंदगी का एक और तजुर्बा हासिल हो जाएगा। दरअसल अनिल को प्रकाश चंद्र पर भी संदेह हो रहा था कि शायद वो किसी खास वजह से उसे लाल घाट जाने से रोकना चाहता था। वहां उसने प्रकाश चंद्र के आग्रह पर रजामंदी जता दी थी, लेकिन पक्का फैसला कर लिया था कि चाहे हालात कैसे भी हों, वो उनसे कतई प्रभावित ना होगा। ना ही वो किसी सूरत में भी लाल घाट जाने का इरादा बदलेगा। दूसरे दिन प्रकाश चंद्र अनिल को गोपाल पंडित के पास ले गया। वहां खुले मैदान में और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। गोपाल पंडित के शरीर पर सफेद रंग का कुर्ता पैजामा था। दुबले पतले सीकिया से आदमी थे और चेहरे पर कुर्ते पैजामे जैसी धवल दाढ़ी मूछें थी। शायद पंडित जी के जोड़ों में कुछ प्रॉब्लम थी, इसीलिए खड़े होते हुए भी वो घुटनों से झुके झुके रहते थे। वो आए और आंखें मूंद कर पीपल के एक पुराने पेड़ के तने के साथ टेक लगाकर बैठ गए। वहां पक्का चबूतरा बना हुआ था। पंडित जी माला जपने में व्यस्त हो गए। जहां तक उनकी उम्र का ताल्लुक था, अनिल ने अंदाजा लगाया कि वो 100 साल से कुछ ज्यादा ही होंगे, कम नहीं। अनिल प्रकाश चंद्र के साथ भीड़ में एक तरफ बैठा तमाशा देख रहा था। अपने अपने नंबर पर हर आदमी उठकर पंडित जी के पास जाकर पहले उनके चरण स्पर्श करता था, फिर अपनी विपदा सुनानी शुरू कर देता था। जवाब में पंडित जी कभी हाथ उठाकर उसे तसल्ली देते थे या फिर भगा देते थे। अनिल ने नोट किया कि पंडित जी मुंह से किसी से भी कुछ नहीं कह रहे थे। उनके चेहरे के भावों में जरूर उतार चढ़ाव पैदा हो रहा था। पंडित जी ने एक बार भी आंखें खोलकर किसी श्रद्धालु की तरफ नहीं देखा था। अनिल चौधरी को अपने नंबर के लिए करीब 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। उस दौरान अनिल उकताने लगा था। एक आध बार उसके दिल ने कहा भी, अरे किन चक्करों में पड़ गए बेटा अनिल, उठो और भाग लो। लेकिन अनिल ने प्रकाश का दिल ना दुखे, इसीलिए अपने दिल पर जब्त किए बैठा रहा। वैसे अनिल ने प्रकाश चंद्र से पहले ही कह दिया था कि वो अनिल के बारे में जो चाहे कह दे, लेकिन वो अपनी जुबान से कुछ नहीं बोलेगा। राम राम करके जब अनिल की बारी आई, तो उसके अलावा सिर्फ 2-4 लोग ही बाकी रह गए थे। प्रकाश चंद्र अनिल का हाथ थामे पंडित जी के सामने जाकर खड़ा हो गया। अब भी अनिल का दिल कह रहा था, अब भी मौका है, निकल भागो। लेकिन अब, जबकि वो अच्छा खासा वक्त खराब कर चुका था, दिल का मशवरा भला कैसे कबूल कर सकता था। उसने अपनी तमाम मानसिक शक्तियों को जमा किया और पंडित जी के चेहरे पर देखने लगा। पंडित जी रुद्राक्षों की माला पर निरंतर ना जाने कौन सा मंत्र पढ़ रहे थे। प्रणाम महाराज, प्रकाश चंद्र ने हाथ जोड़कर बड़ी श्रद्धा से झुकते हुए कहा।
फिर इससे पहले कि प्रकाश चंद्र अनिल के बारे में कुछ कहता, पंडित ने उल्टा हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। इसके साथ ही पंडित जी का झुर्रियों भरा पूरा चेहरा सुर्ख अंगारे की तरह दहक उठा। उनका सूखा सूखा कांपता हुआ हाथ माला पर तेज तेज चलने लगा। प्रकाश चंद्र की हालत अनिल को खराब नजर आ रही थी, लेकिन अनिल स्थिर और खामोश खड़ा पंडित जी की तरफ शांत भाव से देखता रहा। कुछ देर तक वो उत्तेजित से रहे, फिर उन्होंने अनिल की तरफ चेहरा घुमाकर आंखें खोल दी। ना जाने पंडित जी की आंखों में कैसी चमक थी कि अनिल, जो उनसे किसी भी सूरत में जरा सा भी प्रभावित ना होने का निश्चय करके आया था, एकदम प्रभावित हो गया। जिंदगी में अनिल ने अपने पापा के साथ बड़े बड़े दुर्गम और भीड़ अभियानों में हिस्सा लिया था, लेकिन पंडित जी की आंखों की चमक में कुछ ऐसा जादू था कि वो चाहकर भी अपनी आंखें उधर से नहीं हटा सका था। पंडित जी कुछ देर तक अनिल की आंखों में झांकते रहे, फिर उनके चेहरे की शुष्की धीरे धीरे कम होने लगी। उनके चेहरे पर ऐसे भाव उभर आए जो किसी दयालु बुजुर्ग के चेहरे पर अपने किसी नाती पोते को देख कर आते हैं। प्रकाश चंद्र ने दोबारा कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी ने उसे इशारे से खामोश कर दिया। फिर वह अनिल को घूरते हुए बोले, तुम मुझसे पूछने आए हो कि तुम लाल घाट जाओ या ना जाओ? जी हाँ महाराज, अनिल ने लापरवाही से जवाब दिया। मैं तुम्हारे अंदर एक आश्चर्यजनक शक्ति को जन्म लेते हुए महसूस कर रहा हूँ। ऐसी शक्ति जिसके सामने बड़े बड़े बलवानों की शक्तियां भी तुच्छ होंगी। पंडित जी ने अनिल को सिर से पैर तक निहारते हुए कहा, क्या लाल घाट का भैरवदास मुझे अपनी सीमा में स्वीकार करेगा? अनिल दिल कड़ा करके पूछ बैठा, लड़के, तुम मेरी शक्ति की परीक्षा लेने की कोशिश कर रहे हो? पंडित जी के चेहरे पर दोबारा तेज चमक आ गई। वो सख्त और खुरदरे लहजे में बोले, मैं तुम्हारे मन के भेद भी बता सकता हूं। कैसे महाराज? अनिल ने मुस्कुराकर पूछा। क्या यह गलत है कि तुम लाल घाट के पुजारी भैरवदास का रहस्य जानने का दृढ़ निश्चय कर चुके हो? अनिल को एक धक्का सा लगा, लेकिन वो बोला तो उसका लहजा दृढ़ था। हाँ महाराज, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। तो सुन लो, जीत तुम्हारी ही होगी, लेकिन अगर तुमने लाल घाट के पुजारी को जरा भी नाराज करने की कोशिश की तो तमाम उम्र धक्के खाते रहोगे, दर दर की खाक छानते फिरोगे तुम। दुष्ट शक्तियां कभी तुम्हें चैन की सांस नहीं लेने देंगी। अनिल चौधरी खामोश खड़ा पंडित जी के चेहरे की तरफ घूरता रहा। फिर कोई उपाय बताइए ना महाराज, प्रकाश चंद्र बोला। अनिल चूंकि पहले से तय कर चुका था कि वो किसी बात से भी प्रभावित नहीं होगा, इसीलिए उसको कोई खास परेशानी नहीं महसूस हुई, बल्कि वो सोचने लगा, मुमकिन है पंडित जी उसे अपनी बातों के जादू से रौब में लेना चाहते हों। पंडित जी अचानक अनिल को घूरते हुए बोले, मैं जानता हूं तू मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ईश्वर भक्ति के कारण मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति मौजूद है कि मैं तुम्हारे मन मस्तिष्क को पढ़ सकूं। अनिल मुस्कुराकर बोला, आप गलत समझ रहे हैं महाराज। बकवास मत कर बालक। पंडित जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों से वे अनिल की आंखों में आंखें डालकर जोर से कड़के, क्या तेरी यह प्रबल इच्छा नहीं है कि तू अपने भाइयों भाभियों से बदला ले? एक पल को कुमार चौंक गया। पंडित जी ने सचमुच उसके मन के भाव पढ़ लिए थे। अनिल इस वक्त यही सोच रहा था कि अगर पंडित जी की भविष्यवाणी सच हुई और वह खुद रहस्यमय ऊपरी ताकतों का मालिक बन गया, तो सबसे पहले वो अपने बड़े भाई को मजा चखाएगा, जिसने उसे झूठे केस में फंसाकर जेल में सड़ा देने की धौंस दी थी और जायदाद हड़प ली थी। सुन बालक, बड़े ध्यान से मेरी बात। पंडित जी बात जारी रखते हुए बोले, नैनीताल से तुम्हारा तबादला ईश्वर इच्छा से ही हुआ है। अब देवताओं की इच्छा यही है कि तू लाल घाट जाए, लेकिन सावधान, जो तूने भैरों की आत्मा को दुख पहुंचाने की कोशिश की, सारी उम्र दुख भोगेगा। अगर तू चाहता है कि तेरे अंदर शक्ति पैदा हो, तो तुझे भैरवदास के बताए रास्ते पर चलना होगा। इसी में तेरी जीत है। महाराज जी, प्रकाश चंद्र बोला, अगर मेरा दोस्त अपना तबादला रद्द करवा ले तो? ये असंभव है। मैं देख रहा हूं कि तेरा मित्र दृढ़ इरादों वाला है।
दुनिया की कोई ताकत इसे लाल घाट जाने से नहीं रोक सकती। लाल घाट से ही इसे एक नया जीवन मिलेगा, एक ऐसा जीवन जिसमें पग पग पर भयंकर आश्चर्यजनक घटनाएं तो जरूर घटेंगी, परंतु ये उन सभी को झेल जाएगा। और उसके बाद पंडित जी खामोश हो गए तो अनिल की उत्सुकता बढ़ गई। उसने जल्दी से पूछा, फिर उसके बाद क्या होगा महाराज? उसके बाद तू ऐसी शक्ति का स्वामी होगा जिसके सामने बड़े बड़े तांत्रिक सिर झुकाएंगे। तू जो भी चाहेगा वही होगा। तेरी हर मनोकामना पलक झपकते ही पूरी होगी। लेकिन मेरी बात को गिरह में बांध ले कि तू भैरवदास की आत्मा को कष्ट पहुंचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा। अनिल ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश खड़ा सुनता रहा। फिर वो सोच रहा था कि जाने क्यों पंडित जी बार बार उसे लाल घाट के पुजारी को कष्ट न पहुंचाने की चेतावनी दे रहे थे। इस रहस्य को जानने की उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। प्रकाश चंद्र पूर्ववत दोनों हाथ जोड़े पंडित जी के सामने खड़ा हुआ था। अचानक पंडित जी ने दोबारा आंखें मूंद ली। अनिल ने समझा कि शायद उन्होंने और कुछ नहीं कहना। उसने इशारे से प्रकाश चंद्र को चलने के लिए कहा, मगर इससे पहले कि अनिल वहां से हटता, पंडित जी ने गरजते हुए कहा, बालक, एक बात और गिरह से बांध ले। रहस्यमयी शक्ति प्राप्त करने के लिए तुझे बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। ये कार्य सिद्धि आसान नहीं साबित होती। कोई बात नहीं महाराज, मैं हर कष्ट सहने को तैयार हूं, अनिल ने कहा। बस, तो इससे आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, कहकर पंडित जी ने फिर आंखें मूंद ली। अनिल भी प्रकाश चंद्र के साथ वापस लौट आया। वापसी पर प्रकाश चंद्र तमाम रास्ते अनिल को समझाता रहा कि पंडित जी ने जो निर्देश दिए हैं अनिल उन पर अमल करे, मगर अनिल ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन घर आकर अनिल चौधरी ने रातों रात अपने सफर का सामान किया था कि जरूरत की कोई चीज रह ना जाए, और फिर अगले ही दिन भगवान का नाम लेकर लाल घाट के लिए रवाना हो गया था। लाल घाट के जिस फॉरेस्ट ऑफिसर से अनिल ने चार्ज लेना था उसका नाम था रविशंकर। वो नाटे कद और दोहरे शरीर का एक खूबसूरत नौजवान था। हेडक्वार्टर से रवानगी के समय प्रकाश चंद्र ने अनिल को रविशंकर के बारे में बताया था कि वो एक हंसमुख, मिलनसार और दिलेर किस्म का आदमी है। लेकिन अनिल ने रविशंकर को इसके विपरीत पाया था। पहली बार जब अनिल उससे मिला और उसे बताया कि अनिल उससे चार्ज लेने वहां पहुंचा था, तो रविशंकर के चौड़े माथे पर नागवारी की बेशुमार आड़ी तिरछी सलवटें उभर आई थीं। उसके चेहरे पर उभरने वाले भाव देखकर अनिल इस नतीजे पर पहुंचा कि या तो रविशंकर को उसका लाल घाट आना पसंद नहीं आया, या फिर वो एक्टिंग करके उसे एहसास दिलाना चाहता है कि उसने लाल घाट आकर बहुत बड़ी गलती कर डाली है। अचानक अनिल को ख्याल आया कि प्रकाश चंद्र ने उसे बताया था लाल घर के इलाके में किसी नास्तिक को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। इस ख्याल के आते ही अनिल की जिज्ञासा फिर जाग उठी। उसने बड़ी गर्मजोशी से रवि के साथ हाथ मिलाया और उसके कहे बगैर ही एक कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। रविशंकर कुछ देर संजीदगी से बैठा यूं अनिल के चेहरे को घूरता रहा जैसे उसके सामने कुर्सी पर कोई लकड़बग्गा आ बैठा हो। फिर उसने बड़े शुष्क स्वर में कहा, आप शायद अनिल चौधरी सन ऑफ बलराम चौधरी हैं? जी हाँ, अनिल ने जानबूझकर मजबूत लहजे में कहा। मेरे ड्यूटी का चार्ज लेने के कागजातों में यही सब कुछ सरकारी तौर पर दर्ज है। मैं वो कागजात देख चुका हूं, रविशंकर ने नाक सिकोड़कर कहा। फिर वो अचानक खामोश हो गया। अनिल को उसकी ये खामोशी बड़ी रहस्यमय लग रही थी। लाल घाट के बारे में अनिल ने पहले ही जो सुन रखा था उससे वो पहले ही सावधान हो गया था। इसीलिए वो सिर्फ रविशंकर के चेहरे पर नजरें गड़ाए देखता रहा। फिर काफी देर बाद बोला, रवि जी, लगता है आपको लाल घाट में मेरा आगमन पसंद नहीं आया। हाँ, मैंने सुना था कि आप अपना ट्रांसफर कैंसिल करवाने के लिए भागदौड़ कर रही हैं। बिल्कुल गलत सुना है आपने, अनिल ने फिर ठोस लहजे में कहा। मेरे दिल में ट्रांसफर रुकवाने या कैंसिल करवाने का कभी ख्याल तक नहीं आया। हो सकता है मेरी सूचना गलत हो। रविशंकर ने कुर्सी में पहलू बदला। अनिल चौधरी महसूस कर रहा था कि रविशंकर उससे कुछ कहने के लिए बेचैन था।
एक बार तो अनिल के जी में आया कि खुलकर उससे उसकी बेचैनी की वजह पूछ ले, लेकिन फिर उसने अपना ये इरादा छोड़ दिया। कुछ देर रविशंकर खामोश बैठा रहा और यूं ही सामने मेज पर रखी फाइल को देखता रहा। फिर अचानक अनिल की तरफ देखकर बोला, अगर मैं ये कहूं कि आपने लाल घाट की नियुक्ति कबूल करके बहुत भारी गलती की है, तब आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैं आपकी बात का मकसद नहीं समझ सका। अनिल ने कुछ चुभते हुए लहजे में कहा, लाल घाट के बारे में शायद आप ज्यादा कुछ नहीं जानते। उसका स्वर अर्थपूर्ण था। हो सकता है, अनिल ने लापरवाही से कहा। मुझे भी इस इलाके से कोई सरोकार नहीं, सिर्फ अपने काम से काम रखना ही मेरी आदत है। जैसी आपकी मर्जी, रविशंकर ने ऊब कर जवाब दिया और उठकर तेजी से बाहर चला गया। अनिल को उसका ये एक्शन बहुत बुरा लगा, लेकिन वो खामोश बैठा रहा। तो उसका दिल गवाही दे रहा था कि रविशंकर उसकी अचानक आमद से खुश नहीं था। क्यों, इसकी वजह वो नहीं जान सका, लेकिन इतना जरूर था कि लाल घाट में अनिल की दिलचस्पी कुछ और बढ़ गई थी। 10 मिनट बाद रविशंकर गंभीरता की मूर्ति बना दोबारा कमरे में दाखिल हुआ और अनिल से कुछ कहे बगैर उन कागजातों की लिस्ट बनाने लगा जो अब कुमार के चार्ज में आने वाले थे। अनिल पूर्ववत खामोश बैठा उसकी एक एक हरकत का जायजा लेता रहा। लिस्ट तैयार करने के बाद उसने वो कागजात और फाइलें दे दी जो लिस्ट में लिखी हुई थी। अनिल ने बड़ी सावधानी से एक एक कागज का जायजा लिया। अपनी पूरी संतुष्टि कर लेने के बाद अनिल ने चार्ज रिपोर्ट पर साइन किए और उसकी एक कॉपी नियम के अनुसार रविशंकर को सौंप दी। रविशंकर ने बड़ी झल्लाहट के साथ रिपोर्ट तय करके जेब में डाल ली। अगले दिन रविशंकर चला गया तो अनिल चौधरी ने अपना सामान 2 कमरों के इस क्वार्टर जैसे मकान में करीने से लगाया जो उसके नाम अलॉट किया गया था। अनिल का ऑफिस क्वार्टर से करीब 20 गज के फासले पर स्थित था। कुल मिलाकर वहां 4 क्वार्टर थे। 3 में दूसरे कर्मचारी थे और चौथा अनिल का था। क्वार्टरों का रिहायशी इलाका जो करीब 1000 गज का था, उसे चारों तरफ से कटीले तारों से घेरा गया था ताकि जंगली जानवरों की शरारतों से सुरक्षित रहा जा सके। एक फॉरेस्ट गार्ड हर वक्त तारों में बने प्रवेश द्वार पर तैनात रहता था। अनिल के अलावा दूसरे कर्मचारी कुल 8 थे, जिनमें 4 फॉरेस्ट गार्ड, 2 क्लर्क, 1 ड्राइवर और 1 चपरासी था। ये सारे के सारे स्थानीय लोग थे। अनिल ने चार्ज संभालते ही स्टाफ के सब लोगों पर यह बात साफ कर दी थी कि वो काम के सिलसिले में किसी किस्म की रियायत का आदी नहीं था। जवाब में सबने उसे यकीन दिलाया था कि वो उसे किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगे। लेकिन जल्द ही अनिल ने यह बात महसूस कर ली कि स्टाफ के लोग दिखावे के लिए तो उसे अपने काम से संतुष्ट करते रहते थे, मगर अपने अफसर के रूप में उसे अंदर से पसंद नहीं करते थे। अनिल इन बातों के लिए पहले से तैयार होकर आया था, इसीलिए उसने इस बात का कोई नोटिस लेना मुनासिब नहीं समझा। वो अपने कामों में व्यस्त रहा। लाल घाट में आए उसे 3 हफ्ते गुजर चुके थे। इस अरसे में उसने न सिर्फ जंगलों का विस्तृत मुआयना कर लिया था, बल्कि दूसरे इलाकों को भी घूम फिर कर अच्छी तरह देख लिया था। लेकिन अभी तक उसने भैरवदास के बारे में एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला था। अनिल ने सोचा था कि इस बारे में कोई ऐसा आदमी खोजा जाए जिस पर पूरी तरह विश्वास किया जा सकता हो, उसकी मदद ली जाए, वरना इस बात की आशंका थी कि वो अपने मकसद में शायद कामयाब ना होने पाए जो वो सोचकर यहाँ आया था। इसीलिए उसने अभी तक उस पुराने लाल मंदिर का रुख भी नहीं किया था जिसके तहखाने में पुराने पुजारी भैरवनाथ की लाश रखी हुई थी। दरअसल लालपुर, लाल घाट और फिर पुराने मंदिर को भी लाल इसीलिए कहा जाता था कि एक तो यहाँ से कुछ दूर खादानों से लाल पत्थर निकाला जाता था और दूसरे ये कि यहाँ की ज्यादातर इमारतें उसी लाल पत्थर की थीं कि चारों तरफ लाली ही लाली दिखाई पड़ती थी। लाल घाट और लाल मंदिर खास तौर से चिकने और जरा गहरे रंग के पत्थरों से बनाए गए थे। यहाँ सुबह शाम का दृश्य वाकई बड़ा मनोरम होता था। 1 महीना इसी तरह गुजर गया, लेकिन अनिल चौधरी को अपने मकसद में कामयाबी की कोई सूरत नजर नहीं आई थी। एक रोज रात गए वो अपने क्वार्टर में सोने की कोशिश कर रहा था कि बाहर बरामदे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। फिर किसी ने आहिस्ता से दरवाजे पे दस्तक दी थी। सावधानी के तौर पर अनिल ने अपना भरा हुआ रिवॉल्वर, जो कि तकिए के नीचे रखा हुआ था, उठाकर गाउन की जेब में डाला
और उठकर दरवाजे के करीब आ गया। कौन है? दरवाजे के करीब पहुंचकर अनिल ने पूछा। बाहर से उसे अपने एक फॉरेस्ट गार्ड मनोहर लाल की आवाज सुनाई दी। उसने दबे स्वर में विनती की थी, दरवाजा खोलिए साहब। एक दो क्षण के लिए अनिल ने सोचा कि आखिर मनोहर लाल को रात गए मेरी क्या जरूरत पड़ गई। फिर उसने बड़ी लापरवाही से दरवाजे की चिटकनी खोल दी। दरवाजा खुलते ही मनोहर लाल झपट कर अंदर दाखिल हुआ और उसने जल्दी से दरवाजा दोबारा बंद कर लिया। गाउन की जेब में पड़े भरे हुए रिवॉल्वर पर अनिल की उंगलियां मजबूती से कसी हुई थीं और वो मनोहर लाल को घूर रहा था। मनोहर लाल के चेहरे पर जो भाव अनिल को नजर आए, उससे अनिल इस नतीजे पर पहुंचा कि मनोहर लाल बुरी तरह बौखलाया हुआ है। क्या बात है मनोहर लाल, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अनिल ने सख्ती से पूछा तो मनोहर लाल कुछ और बौखला गया। उसकी फटी फटी आंखों से खौफ झांक रहा था और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। तेज तेज चलती सांस जाहिर कर रही थी कि वो अनिल से कोई अहम बात करने को बेचैन था। अनिल के सवाल पर मनोहर एक क्षण के लिए गड़बड़ा गया, फिर मुर्दा सी आवाज में बोला, क्षमा कीजिए साहब, मैंने इस समय आपको कष्ट दिया। मनोहर लाल का लहजा भी उसी बौखलाहट का सबूत पेश कर रहा था। अनिल ने बड़े गौर से उसकी तरफ देखा, फिर नरमी से पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ साहब, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे कुछ कहूं, आपसे मेरी विनती है कि आप इसका जिक्र किसी से नहीं करेंगे। घबराओ नहीं मनोहर लाल, अनिल ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे किसी काम आ सकूं। रहा इस बात का सवाल कि मैं तुम्हारी बात का जिक्र किसी से ना करूं, तो इस बारे में भी तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मनोहर लाल की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक उठी। कुछ देर तक वो शुक्रगुजार निगाहों से अनिल की तरफ देखता रहा। फिर उसने जो कुछ अनिल को बताया, वो न सिर्फ अनिल के लिए हैरत अंगेज था, बल्कि उसने अनिल की जिज्ञासा और भी बढ़ा दी थी। मनोहर लाल ने बताया कि लाल मंदिर के पुजारी की आत्मा समय समय पर किसी जवान औरत या लड़की को एक रात के लिए तहखाने में बुलाया करती थी। भैरवदास की इस इच्छा की जानकारी सिर्फ पुराने मंदिर के नए पुजारी को ही हुआ करती थी। वही लड़की के परिवार वालों से मिलकर भैरवनाथ की ये इच्छा प्रकट किया करता था। लड़की के परिवार वाले, जो कि मृत भैरवदास को लाल घाट का रक्षक और नेकी का देवता समझते थे, चुपके से लड़की को पुजारी के साथ भेज दिया करते थे। वो उसे रात के लिए तहखाने में छोड़ आया करता था। वो लड़की या औरत जो तहखाने में एक रात गुजार कर बाहर आती थी, बड़ी आदरणीय और पवित्र समझी जाती थी। लोग उसके चरण स्पर्श करते थे। लड़की जब अगली सुबह तहखाने से बाहर निकलती थी, तो उसकी जुबान बंद हो जाती थी, लेकिन लोग उसके इस गूंगेपन को भी भैरों की आत्मा का कोई चमत्कार समझा करते थे और उसकी पूजा शुरू कर दिया करते थे। अनिल बड़े गौर से मनोहर लाल की बातें सुन रहा था। फिर जब उसने अनिल को यह बताया कि आज शाम नया पुजारी उससे मिला था और उसने बताया था कि इस बार भैरवदास ने उसकी नई नवेली दुल्हन को रात गुजारने के लिए बुलाया है, तब अनिल की समझ में आया कि इतनी रात गए मनोहर लाल उसके पास क्यों आया है। वो चाहता था कि किसी तरह उसकी नई नवेली दुल्हन को भैरवदास की इच्छा से बचाया जाए। अनिल ने मनोहर लाल की नवब्याता पत्नी की सिर्फ एक झलक ही देखी थी और उसकी खूबसूरती का कायल हो गया था। जब मनोहर लाल ने रो रो कर विनती की कि अनिल किसी तरह उसकी पत्नी को तहखाने में प्रेत के साथ रात गुजारने से बचा ले, तो अनिल सोच में पड़ गया। अब लाल घाट के प्रेत के बारे में एक नया भेद खुलकर सामने आ गया था और अनिल की जिज्ञासा दोगुनी हो गई थी। अनिल बड़ी गंभीरता से इस समस्या पर विचार करने लगा कि आखिर एक प्रेत या दुष्ट आत्मा किसी जिंदा लड़की को तहखाने में रात गुजारने के लिए क्यों बुलाया करती है। अनिल बड़ी देर तक खामोश बैठा इन्हीं ख्यालों में डूबा रहा। फिर उसने मनोहर लाल से कहा, क्या तुम पुजारी का आदेश मानने से इनकार नहीं कर सकते? कर तो सकता हूं साहब, मनोहर संजीदगी से बोला, मगर मंदिर का पुजारी यही समझेगा कि मैं भैरवदास को भेंट देने से इनकार कर रहा हूं। सारे पंडित और पुजारी मेरे दुश्मन बन जाएंगे। अब आप ही कुछ कीजिए सरकार, वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मगर क्या लाल घाट के वासी मेरी दखलंदाज बर्दाश्त कर सकेंगे इस मामले में? अनिल ने मनोहर को टटोलने के लिए कहा, कुछ भी कीजिए साहब, लेकिन मेरी पत्नी को बचा लीजिए, वरना ईश्वर की सौगंध मैं आत्महत्या कर लूंगा।
तुम नए पुजारी से कहाँ मिले थे? अनिल ने कुछ सोचकर पूछा। मंदिर के बाहर धर्मशाला में भेंट हो गई थी। दरअसल जिस तहखाने में भैरवदास की लाश वाला चंदन का संदूक पड़ा हुआ है, वो हिस्सा मंदिर का भाग नहीं है, बल्कि धर्मशाला का ही एक पुराना भाग है, मनोहर ने बताया। अगर मुझे जरा भी संदेह होता कि वो मुझसे भेंट मांगेगा, तो मैं ना तो मंदिर में पूजा के लिए जाता, ना धर्मशाला वाले दरवाजे से निकलता। भैरवदास की आत्मा ने तुम्हारी पत्नी को कब बुलाया है? कल रात, मनोहर ने गुस्से से होठ चबाते हुए कहा। फिर निर्णायक लहजे में बोला, अगर आपने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया तो मैं अपने साथ साथ मालती को भी खत्म कर दूंगा, लेकिन उसे किसी कीमत पर भी तहखाने में रात गुजारने के लिए नहीं भेजूंगा। बेवकूफों वाली बातें मत करो मनोहर, अनिल ने नर्म लहजे में कहा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मालती को इस मुसीबत से निजात दिला सकूं। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा साहब। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। कुछ देर तक अनिल मनोहर को समझाता रहा कि उसे किसी किस्म की बुजदिली नहीं दिखानी चाहिए। फिर अनिल ने यह कहकर उसे संतुष्ट कर दिया कि वो अगले 2 दिनों के लिए किसी भी काम से कैंप से बाहर ना जाए, सिर्फ अपने क्वार्टर तक सीमित रहे। बाद में अगर नया पुजारी मिले तो वो कह सकता था कि उसे बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। अनिल ने उसे ये भी समझाया कि वो सुबह होते ही कैंप के गेट पर तैनात गार्ड को सख्ती से निर्देश दे देगा कि किसी भी बाहरी आदमी को उसकी इजाजत के बगैर अंदर दाखिल ना होने दिया जाए। मनोहर अनिल की बात पर बहुत खुश हो गया। अनिल को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि अगर वो किसी तरह मनोहर की पत्नी को बचाने में कामयाब हो गया तो मनोहर सारी जिंदगी उसका वफादार बनकर आगे पीछे घुमाव करेगा। फिर अनिल ने उससे पूछा, मनोहर, तुम्हारा क्या ख्याल है? भैरवदास की आत्मा जवान और खूबसूरत लड़कियों को रात गुजारने के लिए तहखाने में क्यों बुलाती है? भगवान ही जाने साहब, मेरी समझ में तो खाक भी नहीं आता। क्या ऐसी लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा है जिन्हें धर्मशाला के तहखाने में बुलाया गया था? अनिल ने पूछा। मालूम नहीं साहब, मेरी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि ऐसा बहुत कम होता है, इसी वजह से तो कोई इनकार नहीं करता। नए पुजारी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अनिल ने इस बार धीमे स्वर में पूछा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी उसी की शरारत हो और खुद ही लड़कियों को ले जाकर भैरवदास की आत्मा को बदनाम कर रहा हो? कुछ कहा नहीं जा सकता साहब, मनोहर ने विवशता से जवाब दिया। फिर वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। साहब, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इन बातों की भनक भी किसी को ना लगे, वरना लोग मेरा जीना हराम कर देंगे कि मैंने भैरवनाथ की आत्मा पर शक किया। मनोहर चला गया तो अनिल काफी देर तक जागता रहा और भैरवदास के बारे में सोचता रहा। भैरवदास के बारे में अब तक अनिल को जो जानकारी प्राप्त हुई थी वो न सिर्फ हैरत अंगेज थी बल्कि अविश्वसनीय भी थी। अनिल चौधरी ने मनोहर लाल को 2 दिन क्वार्टर तक ही सीमित रहने का मशवरा दिया था और ये सोचकर दिया था कि इस तरह वो सुरक्षित रहेगा। दरअसल इस तरह अनिल भैरवदास की शक्ति को भी आजमाना चाहता था। प्रकाश चंद्र के कहे मुताबिक जिसने एक हट्टे कट्टे साधु को जलाकर मार डाला था, जिसने भैरवदास की ताकत को ललकारने की कोशिश की थी। तमाम रात वो इन्हीं ख्यालों में उलझा रहा। फिर उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई और वो बेखबर हो गया। अगली सुबह नींद से जागते ही अनिल ने सबसे पहला काम ये किया कि मनोहर लाल सहित स्टाफ के सभी लोगों को बुलाकर सख्ती से कहा कि 2 दिन तक ना तो कोई शख्स उसकी हिफाजत के बगैर कैंप से बाहर कदम रखेगा और ना ही किसी को कैंप में दाखिल होने दिया जाएगा। स्टाफ के तमाम लोग चूंकि अनिल के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे, इसीलिए किसी ने भी उसके हुक्म की वजह जानने की कोशिश नहीं की थी। वो सभी हुक्म सुनकर खामोशी से अपनी अपनी ड्यूटी पर वापस चले गए थे। दिन भर अनिल ऑफिस में बैठा यूं ही फाइलों को उलटता पलटता रहा था। 4 बजे के करीब वो उठकर क्वार्टर जाने के बारे में सोच ही रहा था कि उसका चपरासी अंदर दाखिल हुआ। पहली नजर में चपरासी का चेहरा देखकर अनिल ने यही अंदाजा लगाया कि वो दूर से भागता हुआ सीधा अंदर आया है। अनिल की मेज के सामने आकर उसने थोड़ा सा सिर झुकाकर कहा, साहब, लाल मंदिर का पुजारी आपसे मिलना चाहता है। लाल मंदिर का पुजारी? ये सूचना पाकर अनिल चौंका था। जिस शख्स से मिलने के लिए अनिल 1 माह से हजारों तरकीबें सोच रहा था, वो इस वक्त खुद उससे मिलने आया था। अनिल ने कुछ पल ही सोचा कि आखिर पुजारी उससे मिलने क्यों आया है। फिर उसने बड़ी लापरवाही के साथ चपरासी से पूछा,
तुम किस पुजारी की बात कर रहे हो? लाल घाट में एक ही बड़ा लाल मंदिर है साहब। उसी का नया पुजारी बाहर खड़ा है और आपसे मिलने की इजाजत चाहता है। अकेला ही है या कुछ और लोग भी हैं उसके साथ? वो अकेला ही आया है साहब। बुलाओ उसे, अनिल ने शुष्क लहजे में कहा। फिर मेज पर बिखरी फाइलों को समेटने लगा। चपरासी के जाने के करीब 10 मिनट बाद एक हट्टा कट्टा और लंबे कद का आदमी गेरुए लिबास में अंदर दाखिल हुआ। आगंतुक की लकड़ी की खड़ाऊं फर्श पर खट खट कर रही थी। उसका सिर अंडे के छिलके की तरह घुटा हुआ था, जिसके पीछे उसकी लंबी चुटिया लटकी हुई थी। उसका सीना नंगा था और धोती का पल्लू कंधे पर पड़ा हुआ था। माथे पर त्रिपुंड बना हुआ था। पुजारी के हाथ पैर गटे हुए और मजबूत थे। रंगत तांबे जैसी थी। उसने दाएं हाथ में रुद्राक्ष की लंबी माला दबा रखी थी, जिसके दाने वो इस वक्त भी फेर रहा था। लंबी लंबी उंगलियां बड़ी तेजी से माला के दाने बदल रही थी, लेकिन उसके होठ बिल्कुल शांत थे। शरीर पर एक गेरुए रंग की धोती के सिवा कोई और कपड़ा नहीं दिखाई दे रहा था। अनिल की मेज के सामने रुककर वो अनिल को यूं घूरने लगा जैसे कोई बड़ा ऑफिसर अचानक निरीक्षण के लिए आ धमका हो और कोई गलती पकड़ी जाने के बाद बड़े कहर भरी निगाहों से मातहत को देखने लगा हो। अनिल चौधरी को पुजारी का ये अंदाज एक आंख ना भाया। उसने अपने चेहरे पर बेजारी और संजीदगी के मिले जुले भाव बिखेरते हुए पुजारी को बैठने का इशारा किया, लेकिन पुजारी अनिल के इशारे को नजरअंदाज करके पूर्ववत कहर भरी निगाहों से टकटकी बांधे खड़ा उसे घूरता रहा। मेरे चपरासी ने बताया था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, अनिल ने रूखे लहजे में कहा। क्या तुम्हें मुझसे कोई खास काम है? मूर्ख, क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि पंडे पुजारियों से किस तरह बात की जाए? पुजारी ने सख्त लहजे में पूछा। अनिल का खून खौल उठा। फिर भी उसने बड़े सब्र से काम लेते हुए कहा, महाराज, ईश्वर की नजर में सब मानव बराबर हैं। छोटे बड़े की तमीज तो दुनियादारी की बातें हैं। जवाब में पुजारी उसे खा जाने वाली खूंखार नजरों से घूरता रहा। अनिल महसूस कर रहा था कि पुजारी के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। एक बार तो अनिल के जी में आया कि उसे धक्के मारकर बाहर निकलवा दे, लेकिन फिर उसके जहन में आया कि लाल घाट तक पहुंचने का ये पुजारी एक अच्छा जरिया साबित हो सकता है। वो खामोश रह गया। कमरे में कुछ देर तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर पुजारी की आवाज गूंजी, मूर्ख बालक, मैं देख रहा हूं कि इस समय तेरे मन में क्या चल रहा है। मेरी मान और ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे। देवताओं की शक्ति से टकराना तेरे बस का रोग नहीं है। क्या तुम सिर्फ यही कहने के लिए यहाँ आए थे? इस बार अनिल अपना गुस्सा जब्त न कर सका और कांपता हुआ खड़ा हो गया। धीरज धर मूर्ख, पुजारी ने गरजदार आवाज में कहा। मैं तुझे सिर्फ इतना बताने आया हूं कि तूने महान भैरवदास की इच्छा के मार्ग में जो रोड़े अटकाने की कोशिश की है, उससे बाज आ जा, अन्यथा देवताओं की शक्ति तुझे कभी चैन की सांस ना लेने देगी। अनिल पुजारी की बात सुनते ही उसकी तह तक पहुंच गया। पहला ख्याल अनिल के दिल में यही आया कि शायद उसके किसी आदमी ने ही पुजारी को उसके सुबह वाले हुक्म से आगाह कर दिया है और पुजारी अब धौंस देकर मनोहर की नवव्याथा पत्नी को हासिल करने आया है। इस ख्याल के आते ही अनिल की मुट्ठियां भिज गईं। उसने हिकारत भरी निगाहों से पुजारी की तरफ देखते हुए कहा, पुजारी महाराज, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो कि तुम अपने नापाक मकसदों में कामयाब नहीं हो सकोगे। और अब अगर तुम खैरियत चाहते हो तो सीधी तरह कैंप से बाहर निकल जाओ, वरना। नादान छोकरे, पुजारी कांपते हुए गुस्सैल लहजे में बोला, तेरी ये मजाल, अधम, दुष्ट, मैं यहाँ तुमसे कोई भीख मांगने नहीं आया। तो क्या करने आए हो? अनिल ने भी उसे घूर कर पूछा। मैं तुझे ये बताने आया हूं कि आज रात तू अपनी आंखों से महान भैरवदास की महान आत्मा की शक्ति का नमूना देख लेना। तेरे देवता भी मालती को भैरवदास की इच्छा पूर्ति से बचा नहीं सकेंगे, समझा? इससे पहले कि अनिल उस पहलवान जैसे पुजारी को कोई सख्त बात कहता, वो अपनी लाल आंखों से अनिल को घूरता हुआ तेजी से पलटा था और फिर लंबे लंबे डग भरता हुआ तेजी के साथ ऑफिस से बाहर चला गया था। उसके जाने के बाद अनिल भी उठकर बरामदे में आ गया और उस वक्त तक नफरत भरी निगाहों से नए पुजारी को देखता रहा
जब तक कि वो गेट से बाहर नहीं चला गया। अनिल को यकीन था कि पुजारी का आगमन उसके ही किसी आदमी की शरारत है। एक बार उसके मन में आया कि स्टाफ के तमाम लोगों को बुलाकर पूछताछ करे कि ये किसकी शरारत थी और किसने मुखबिरी की थी। लेकिन फिर ये सोचकर वो अपना गुस्सा पी गया कि कहीं उसकी इस पूछताछ से मनोहर और मालती किसी नई मुसीबत का शिकार ना हो जाएं। फिर भी अनिल ने पक्का इरादा कर लिया था कि रात को वो भी देखेगा कि भैरवदास की आत्मा किस तरह मालती को अपनी मर्जी मुताबिक चलने के लिए मजबूर करती है। उसके बाद अनिल अपने क्वार्टर में आ गया। कपड़े वगैरह बदलकर उसने शाम की चाय पी। फिर ये सोचकर सोने के लिए लेट गया कि अभी से थोड़ी नींद ले ले। ना जाने रात को क्या क्या घटना पेश आए और उसे कितनी देर तक जागना पड़े। 3 घंटे तक लंबी तान कर सोने के बाद जब अनिल की आंख खुली तो रात के 9 बज रहे थे। उसने उठकर मुंह हाथ धोया और जल्दी जल्दी 2 कप गर्मा गर्म चाय पीकर दोबारा कपड़े बदले और क्वार्टर से बाहर आ गया। किसी बुरी घड़ी के लिए अनिल ने अपना रिवॉल्वर भरकर जेब में डाल लिया था। रात को अक्सर अनिल कैंप का राउंड लिया करता था, इसीलिए आज जब नाइट ड्यूटी वाले स्टाफ ने उसे गश्त लगाते हुए देखा तो किसी ने खास नोटिस नहीं लिया। सबसे पहले अनिल टहलता हुआ बड़े गेट तक गया। वहां एक सशस्त्र फॉरेस्ट गार्ड अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। अनिल को पास आते देखकर उसने फौजी ढंग से सैल्यूट मारा, फिर दोबारा गश्त करने लगा। गेट के पास जाकर उसने भारी ताले को चेक किया। फिर ड्यूटी गार्ड से 1-2 बातें करने के बाद वो स्टाफ क्वार्टरों की तरफ चल दिया। ना जाने क्यों उसका दिल कह रहा था कि आज रात कुछ ना कुछ भयानक जरूर घटने वाला था।